अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं नासिर अली खान और इंस्पायर जेनजी के एक और एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। वो कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, ये कोई मुकद्दर के खेल नहीं होते, अगर कोशिश ही ना करे इंसान तो कामयाबी से मेल नहीं होते। तो आज हमारे गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है कश्मीर वैली के, जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिशें उस हद तक जा चुकी हैं जहां पे वो न सिर्फ ख़ुद को बल्कि जम्मू कश्मीर के सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं एक बेहतर करियर बनाने के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए और अपने सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपनी नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने कश्मीर वैली के सबसे नंबर 1 आरजे रफ़ीक की। वेलकम आरजे रफ़ीक साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस्तकबाल करते हैं आपका और हमारे देखने वालों के लिए आज बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड है, क्योंकि जिस आवाज़ को वो हर दिन सुनते हैं, जिस आवाज़ से वो इतना प्यार करते हैं, आज उस शख्स को वो देख रहे हैं और आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे यू विल इंस्पायर अदर मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स एज वेल। सो शुरू करते हैं आपके यंग डेज से। अगर आपके स्कूलिंग डेज़ के बारे में बात करें, आपके बचपन के बारे में बात करें, तो क्या जो आरजे रफ़ीक हम आज देखते हैं, सुनते हैं, वो पहले भी वैसे ही चुलबुले थे, वैसे ही एक्साइटिंग थे बचपन में अपने स्कूल के दोस्तों के साथ या मोहल्ले के दोस्तों के साथ? नासिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये इतना एक्साइटिंग शो है जेनजी, जैसे आपने नाम शो का रखा है, इंस्पायर जेनजी। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस एम्बियंस में हम हैं, तो बात करने का तो मन है कि मैं आपको शुरू से आगाज़ से बताऊं। जो आप अभी देख रहे हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं था, इट्स ऑपोजिट। पहले तो कहानी ही अलग थी। पहले जो आरजे तो टैग बाद में जुड़ा है, इससे पहले ये सिर्फ रफ़ीक था। और रफ़ीक का नाम जो है, इसका जो मतलब है, ये तो दोस्त है, काइंड सोल है। ये ऐसा दोस्त था जो बस खामोश रहता था, ऐसा दोस्त जो बात ही नहीं करता। बेसिकली मैं हंदवारा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के नॉर्थ इलाके से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पैदाइश हुई, फिर घर के कुछ ऐसे मामलात हुए श्रीनगर में। यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड एक ऑर्फेनेज है, राहत मंजिल जी, जहाँ से जर्नी का आगाज़ हुआ। बेसिकली मेरी पढ़ाई वहाँ से हुई और उन्होंने फिर एक ट्रैक दिखाया लाइफ का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें नए लोगों से मिलने का मौका मिला। और शायद जो चीज़ मैं वहाँ घर बैठ के नहीं निकाल पाता अपने अंदर से बाहर, एंड वो यहाँ से पॉसिबल हुई। तो काफ़ी मेमोरीज़ हैं राहत मंजिल जो आप कह रहे हैं इस चीज़ को लेके। सो राहत मंजिल के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा सीखने को मिला वहाँ पे। जैसा आप कह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो घर पे नहीं सीख पाता, लेकिन राहत मंजिल में काफ़ी चीज़ें सीख ली। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन राहत मंजिल? देखिए, मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जहाँ से मैं आता हूँ, जिस सेटअप से, जिस माहौल से मैं आता हूँ, वहाँ एक्सपोजर बहुत कम लाइफ का था। और अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन उसके बाद जब मेरा एडमिशन यहाँ राहत मंजिल इस ऑर्फेनेज में होता है, तो 500 बच्चे हैं। एक ऐसा सेटअप है जहाँ मुझे खुद एलियन लग रहा है। मैंने इतना बड़ा सेटअप कभी नहीं देखा था। इतने सारे लोग एक साथ हॉस्टल में रह रहे हैं और एक साथ खाना खा रहे हैं, उठना बैठना, चलना फिरना, डिसिप्लिन को फॉलो करना, एंड एक अदायगी है वहाँ के कैरेक्टर में। एक चीज़ थी जो सबको यकसां कर देती थी, सबको खूबसूरत बनाती थी, वो ये थी कि सब के दिल मुलायम थे, मोहब्बत से भरे हैं, क्योंकि सब के सब वहाँ ऑर्फन्स हैं। किसी के साथ कोई ट्रेजेडी, किसी की कोई स्टोरी, तो सबकी अपनी अपनी कहानियाँ थी, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज थी, और उन स्टोरीज से सीखने को मिलता था। एंड ये बचपन से ही इस तरह की चीज़ हुई कि जब आप किसी से बात करने लगे, उनके साथ जो मामलात आप शेयर करने लगे, कहानियाँ आने लगी, और वो कहानियों के साथ आप खुद जोड़ने लगे। तो जैसे आपने नाम रखा है ना, इंस्पायर, तो आधे से ज़्यादा इंस्पिरेशन मेरा वहीं से आया है, राहत मंजिल से ही आया है। कि जो बच्चे वहाँ पर आते थे, वो जब अपनी फैमिलीज़ के बारे में, कि जो बैक होम उनकी चीज़ें होती थी, उनके बारे में बताते थे, तब अपना दुख बहुत कम लगता था। एंड वहाँ से ये कहानी शुरू हुई, जहाँ मुझे लगा कि जो आज एक स्ट्रेंथ है या आज वो एनर्जी है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है उसी इदारे को जाता है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट राहत मंजिल। और साथ ही साथ आपको भी, क्योंकि आपने जो जो चीज़ें की हैं, जो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ की हैं, वो अचीवमेंट्स ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे नेशन के लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और साथ ही साथ आपकी आवाज़ हमारी नेशन की आवाज़ बन गई है, कश्मीर की आवाज़ बन चुकी है, क्योंकि आप काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, आप एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप आरजे की लाइन को चूज़
चूज़ की और आपने सोचा कि नहीं दिस इज़ द जॉनरा, दिस इज़ द फ्यूचर एंड करियर आई वांट टू चूज़? या सडनली हुआ, या प्लान था कि मैं आरजे बनूंगा? क्योंकि आप सिंगिंग भी अच्छी करते हैं, डांस भी अच्छा करते हैं, एक्टिंग भी ज़बरदस्त करते हैं, आपकी बॉलीवुड करियर की भी बात करेंगे, बट आरजे का कैसे इंटरेस्ट हुआ आपका? एक्चुअली ये सब कहानी जो है सर, रेडियो तो था ही। रेडियो जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ एक ही दुनिया से जुड़ने का एक ही जरिया था, रेडियो। रेडियो लोग ट्यून इन करते हैं, शाम की न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारे जो फीचर्स रेडियो पर आते हैं वो सब सुनते थे। एंड रेडियो पर एक मशहूर ड्रामा घरों में रोज़ चलता था, और मैं उस ज़माने से आता हूँ तो घर पे रेडियो का बहुत ऐसा माहौल रहा है, ऑल इंडिया रेडियो का माहौल रहा है। एंड उसके बाद मैं जब यहाँ हॉस्टल आया तो नई कई सारी चीज़ें हुई। पहली दफ़ा जब मुझे वहाँ अपने हॉस्टल के गेट से बाहर जाने का मौका मिला ट्यूशन्स के लिए, तो मैंने देखा बाहर तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। बाहर तो यहाँ लोग लाइव शोज़ में परफॉर्म करें। लाइव शो भी कोई चीज़ होती है जहाँ पर सिंगर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, लोग उनको लाइव रियल टाइम देखते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे। वो एक ऐसा टाइम था सर जहाँ मैं बाहर पहली दफ़ा कोई एक स्टेज देख रहा था। वो जो स्टेज के ऊपर लाइटिंग होती है उस सेटअप को देख रहा था। वो चीज़ से मैं फैसिनेट हो गया पहली दफ़ा देख के कि ओ अरे ये तो एक नई चीज़ है। वो टाइम पे मैंने एक रेडियो सेट ख़रीदा था अपने लिए। बट्टा मालू में हमारे यहाँ एक मार्केट हुआ करती थी काफ़ी पहले, और वो जो टनल मार्केट थी उस टनल मार्केट में कई सारी ऐसी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती थी। और अपना हाल तो सर ऐसा ही था कि सस्ती सस्ती चीज़ें खरीद लो और खुशी से कि अपनी जगह को ना, हाँ यंग डेज जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को विदाउट एनी वरी। यस, मैंने वहाँ से एक छोटा सा रेडियो सेट खरीदा था जिसका एक ईयरफोन भी मिलता था साथ में। वो सुनता था, वॉकमैन टाइप एक रेडियो था, वो सुनता था मैं। और लेकिन आपको पता है हॉस्टल में ना ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती है, और जिस दिन मुझे पकड़ा गया उस दिन थोड़ी बहुत मार भी पड़ी और लेकिन तब तक मुझे रेडियो से प्यार हो गया था। काफ़ी सारे यंगस्टर्स रिलेट कर सकते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट, काफ़ी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपने रेडियो लिया था, लेकिन आज लोग बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स, आईपैड्स वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं। सो काफ़ी चेंज भी आ गया है तब से लेकर अब तक। और व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम आपके यंग लाइफ का, जो आप ये रेडियो के साथ आपकी एक्चुअली एंड उसी से मैं इंस्पायर हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो प्लान था, कहीं मुझे लगा कि देयर इज़ वन फनी स्टोरी इफ आई टेल यू अबाउट द रेडियो लव, कि ये प्यार उतना बुलंद मुकाम पे कैसे चला गया। सो देयर वाज वन शो जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका एक चैनल है, उसका उर्दू सर्विस है। उस पर एक चार्ट बस्टर्स करके एक शो आता था शाम को, एंड इट वाज अ म्यूजिकल शो जिसमें आप फरमाइश करते हैं एंड आपके चहेते गाने बजते हैं, एंड दुनिया भर से लोग उर्दू बोलने वाले उस चैनल को सुनते हैं। तो मैं जी उस चैनल को सुनता था। देयर वाज वन यंग लेडी जो उस शो पे कॉल करती थी, और उनको हर बार एक ही गाना चलाना होता था, तुझे याद ना मेरी आई। तो मैं हर बार ये गाना सुन के ऐसा फील होता है कि समवन इज डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग फॉर मी। आई स्वेयर हर बार यही हुआ है, हर बार यही हुआ है। मतलब इतना जब कहीं भी मैं कहीं गली मोहल्ले में कभी चलते फिरते ये आवाज़ सुनता था तो मुझे अरे यार ये मेरा गाना है, दिस इज कॉल फॉर मी। तो ये पहला प्यार है कि रेडियो, मुझे लगा कि ओ देयर इज एक दुनिया जो उस पार है, हाँ मुझे उस पार की दुनिया देखनी है। एंड दैट्स हाउ रेडियो हैपेंड। एंड फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो जो यहाँ है श्रीनगर, स्टार्टेड विद ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो पहले युवा वाणी सर्विस से शुरू किया काफ़ी मुद्दत तक, और उसके बाद कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पर आ गया। मैं मॉर्निंग शो करता था वहाँ, एंड वो अच्छा लगा। एंड उस दौरान फिर कई सारी और भी चीज़ें हो रही थी। एंड जब प्राइवेट एफएम्स यहाँ पर आए, हाँ, तो मैं किसी दूसरे एफएम के लिए प्रोसेस के थ्रू, ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हो गया था। बट देन मेरे एक नोन, उन्होंने जहाँ मैं अभी काम करता हूँ इस स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि देयर इज दिस गाय, आई थिंक ही इज़ गुड फॉर यू गाइज। वो दूसरे स्टेशन के लिए सिलेक्ट हो गया है, would you mind if you could try him out? So they said, yeah, so yeah, and अगले कुछ महीने में I was on air, so yeah. And it's going on, and we are listening to you. We are loving your voice. Everybody is loving that. बट इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक और करियर आपका शुरू हुआ, जो करियर बॉलीवुड के साथ था। बॉलीवुड ने कई सालों बाद कश्मीर का रुख किया, और इस रुख करने के बाद जो कई सारी पहली मूवीज़ यहाँ बनी, उनमें से कई बड़ी मूवीज़ हैं जिनका आप हिस्सा बने डायरेक्टली। इम्तियाज़ अली साहब की एक फ़िल्म थी जिसमें आपका एक बहुत मेजर रोल था। वो कैसे कैरेक्टर आप तक पहुँचा और कैसे वो शूटिंग्स हुई, क्योंकि पूरा शूट कश्मीर में हुआ, और उस एक मूवी ने हमें लगता है कि पूरे मूवी का ट्रेंड चेंज कर दिया वापस कश्मीर वैली में, एंड लॉट ऑफ
filmmakers are now coming to Kashmir Valley. So how you got that opportunity and कैसा था इम्तियाज़ अली और उनकी पूरी टीम के साथ काम करने का experience? It was amazing, one of the best experiences one could have यहाँ पे रह के in the valley. यहाँ पे आप घर पे हैं और आपको इतना कुछ मिल रहा है और इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट. हुआ यूँ था कि यहाँ ऑडिशंस हो रहे थे एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर हर जगह बूम चल रहा था कि यार ऑडिशंस इम्तियाज़ अली एक फ़िल्म बना रहे हैं. तो मेरे एक दोस्त हैं, वो ऑडिशन के लिए जा रहा था. तो उनने मुझे कहा घर पे कि भाई तू आना मेरे साथ. एंड विंटर था, ठंड बहुत थी. तो उन्होंने कहा नहीं मैं अकेला नहीं जाना चाह रहा है, साथ में चलते बात करते करते चले जाएंगे. जो ही हम वहाँ पहुँचे वो जनाब अपना स्क्रिप्ट लेकर के तैयार कर रहे हैं, ऑडिशंस की तैयारी कर रहे हैं और मैं साइड पे बैठा हुआ हूँ. उनके जो कास्टिंग तब डायरेक्टर थे वो आ रहे, सबसे मिल रहे हैं, हाय हेलो. एंड वो मुझसे मिले, हे ब्रो व्हाट्स अप, कैसे हो आप, ठीक. उनसे बातचीत हुई. उन्होंने मुझे आप कौन से रोल के लिए ऑडिशन दे रहे हो? मैं कहा सर मैं तो ऑडिशन के लिए नहीं आया हूँ, दोस्त के साथ आया हूँ. नो 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 कम ऑन, I can see, some kind of character in you. दे देना भाई, क्या दिक्कत है. मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं. तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट थमा दी. दिस वॉज 1 day कैरेक्टर इन द फिल्म जिसका मुझे ऑडिशन के लिए कहा गया. और ठंड बहुत थी, मैं फेरन पहन के आया था. तो मैंने कहा एज इट इज़ मैं ऑडिशन कर देता हूँ. और जनाब मैं उठा और ऑडिशन पे गया, ऑडिशन दिया. मतलब कुछ दिन कट टू कॉल आता है कि सर आप के जिस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था वो उस रोल के लिए आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो. तो मैंने कहा ठीक है. मुझे लगा नहीं हो रहा हूँ बात करना. बोला नहीं, एक प्राइमरी कैरेक्टर है उसके लिए आप सिलेक्ट हो गए हो एंड उसके लिए आप वर्कशॉप है जो कि सर करना चाहते इम्तियाज़ सर और उनके साजिद साहब. तो आप उस वर्कशॉप में आ रहे हो. तो मैंने कहा भाई मैं तो खुश हूँ. और मैं फ़ोन करके अपने दोस्त जिसके साथ में जिसका ऑडिशन था उनको कॉल किया कि ब्रो पहले नहीं, मैं अपना थोड़ी बताऊंगा, मैं तो उसी को क्या हाल चाल, कंग्रेचुलेशन. मुझे लगा मैं तो कोई और एक दिन का कैरेक्टर था, इसका तो प्राइमरी कैरेक्टर होगा. बोला नहीं मुझे फ़ोन नहीं आया. मैंने बोला ठीक है सॉरी एंड थैंक यू. तो मैंने उसको बोल दिया कि ब्रो इट हैपेंड बिकॉज यू कॉल्ड मी कि मेरे साथ था. बट देन उसके बाद बहुत सारे सॉन्ग्स एंड बहुत सारी चीज़ें हुई. वहाँ से एक किक मिल गया कि अगर अच्छी टीम हो, आप एक अच्छे कैरेक्टर का ड्यूरेशन और कैरेक्टर कितना लंबा है फिल्म में डजेंट मैटर, अगर टीम अच्छी हो आपको लेना चाहिए. और एक्टिंग एक अलग चीज़ है यार. ये सर मतलब वो नमक के बराबर चीज़ है कि अगर बराबर है ना तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता कि तुमने अच्छा किया. अगर कम है सब गलती निकालेंगे, ज़्यादा है तो गलती निकालेंगे. तो वो चीज़ ना मुझे वहाँ से लगी कि ये प्रोसेस को सीखना, अच्छी टीम के साथ उठना बैठना बहुत ज़रूरी है. एंड वो मेरे लिए खुश नसीबी थी. और उसके बाद तो कई सारे म्यूज़िक वीडियोस जो अभी भी आते रहते हैं. और अभी कोई प्लान आपका आने वाला, कोई प्रोजेक्ट ऐसा जिसमें आपकी आवाज़ के साथ साथ हम आपके अपीयरेंस को भी देखेंगे, चाहे म्यूज़िक वीडियो हो या कोई ऐसा मूवी सीरीज़, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बूम कर रहा है अभी कश्मीर वैली में. सो एनी प्लान्स ऑफ दैट एज वेल? अभी मुकेश छाबड़ा जी की टीम से मैं कुछ दिन पहले मिला. उनके ऑडिशंस हुए, एक आध रोल के लिए मैंने भी ऑडिशन दे दिया. दे कॉल्ड फॉर द ऑडिशंस एंड मैं गया हुआ था. वहाँ तो अभी चल रहा है, दैट्स इन द प्रोसेस. बट एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मेरी लाइफ का, जैसे आपने राहत मंजिल की जब बात हमारे आगाज़ में हुई, तो उसी राहत मंजिल को अब वक्त आ गया कि थोड़ा थोड़ा करके मैं कुछ हक अदा करूँ. तो जो हमारे चेयरमैन साहब थे, मतलब उन्होंने दिल खोल के खिदमत की है. ये एक ऐसी जगह जहाँ पर जम्मू कश्मीर के मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते थे और उन तमाम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था कि सब लोगों को कुछ ना कुछ मिले और कुछ लेके ये लोग जाएं. एंड अब वो बहुत अच्छे पोइट भी थे, बहुत ज़बरदस्त लिखते थे. तो उनके कुछ कलाम को मैंने अभी कंपोज कराया है. कुछ रिकॉर्ड भी हुए हैं, 1-2 उनमें से सॉन्ग्स. तो एक बेहतरीन सा सॉन्ग मैंने डेडिकेट किया है मैंने उन्हीं को. उस पे अभी शूटिंग का काम चल रहा है. सो मैं खुद एक छोटा सा रोल उसमें करूँगा जस्ट टू फील गुड कि ओ मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो दिल से बनी है. तो आई वॉन्ट टू फील गुड उसके साथ. एंड वो एक, क्योंकि वो तमाम वो ऑर्फन्स की ओर से मैं उनको वो तोहफे के तौर पे अदा करता हूँ. वाह. सो राहत मंजिल की अगर और बात करें तो काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसी सारी जगहें ढूंढते हैं कि कोई ऐसी लोकेशन, कोई ऐसा एकेडमी मिले जहाँ पे ऐसे बच्चों को भेजा जा सके जिनका मुस्तकबिल और बेहतर हो सके. सो आज देखने वालों के ज़रिए जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, आप राहत मंजिल के बारे में अगर कह सकें कि क्या फैसिलिटीज़ है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारा टैलेंट है जो अननोटिस भी चला जाता है. सो ऐसे इदारों की वजह से उनको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है
और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का, क्योंकि आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं। आपको देख के आज लाखों लोग मोटिवेट इंस्पायर होते हैं। सो राहत मंजिल के बारे में अगर थोड़ा और कहें तो काफ़ी लोग जान सकते हैं कि कितनी अच्छी जगह है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है नासिर जी। एक आप अगर कि आप ऑर्फन हो या एक ऐसे घर से आते हैं जहां आपको लगता है कि हम्बल बैकग्राउंड है और आप नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कई सारी चीज़ें, तो एक्चुअली ना सिर्फ राहत मंजिल बट कश्मीर में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्फनेजेस हैं जो बच्चों को इवन ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं। एंड सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक लेटर लेके जाते हैं अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, और आपकी जो मोहल्ला की कमेटी है वो ये चीज़ की गारंटी करती है कि इनके घर पे क्या क्या सिचुएशन है राइट ना, वो जाकर के आप उनको देते हैं। अपना एकेडमिक्स अगर आप इन द मिडिल ऑफ किसी कोर्स में है वो देखकर आप वो चेक करेंगे कि ठीक है जी, एक छोटा सा टेस्ट एंड बिस्मिल्लाह आपका वेलकम होगा। और फिर अंदर जाकर के जो सेटअप आप देखते हैं, जैसे आपने कहा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जहाँ पर आपके कपड़े धोने से लेकर के आपका बियर्ड सेट करना है से लेकर के कि कब सॉक्स धोने हैं, कब आपका शू पॉलिश होगा, ये तमाम चीज़ों का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनता है। आप शौकीन हैं, स्टाइल रखना चाहते हैं, आपके अंदर ही बार्बर शॉप है, आपके अंदर ही सैलून है, इनसाइड आप खेलते हैं, खेल के शौकीन है, सब चीज़ें टेस्ट की जाती हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत नई दिशा दी जाती है। एंड आई थिंक ये बहुत कम इदारे हैं, इनके बारे में बहुत कम बात होती है, बट आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। एंड जैसे आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इस बारे में आज खुल के बात करने की कोशिश आप कर रहे हैं। वी हैव पोटेंशियल टैलेंटेड यंगस्टर्स इन द वैली। अब आपके शो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपका शो जो रेडियो पे चलता है एक ऐसा शो है जो आई डोंट थिंक कि कश्मीर के ही लोग सिर्फ सुनते हैं। इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कैसा लगता है आपको खुद, क्योंकि आज वो शख्स का हम इंटरव्यू कर रहे हैं जो सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू करते हैं, जो बिजनेस मैन, पॉलिटिशियंस, वी टॉक अबाउट एनी जॉनर ऑफ द सोसाइटी, यू इंटरव्यू एवरीवन। सो आज आपको कैसा लग रहा है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और खुद बोल रहे हैं, आपकी लाइफ के बारे में लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, सो हाउ इज़ द फील? इट्स गुड। आई मीन आज तो मैं आई एम सेलिब्रेटिंग दिस। एक तो ये कि मैं पहली कहा कि द सेटअप अराउंड इज सो कूल, गुड, एंड आज मौसम भी हल्की सी ठंड है ना। पता नहीं वो दोस्त जो देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि यार इतने सारे जैकेट और लेयर्स क्यों पहने, ठंड है, हल्की सी बारिश, ड्रिजल, सुबह सुबह जो बारिश हो रही थी और उसका जो मज़ा ले रहे हैं। और मुझे लगा अच्छे दिन पे आपने कहा है सर कि ये बातचीत हो, और मुझे बेहद अच्छा लग रहा है कि कोई ऐसे भाई से मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत सारी चीज़ें जानता है हमारी लाइन के बारे में, तो इसलिए हमारी चीज़ें और आसान हो रही है। एंड कमिंग बैक टू माई शो, रेडियो शो जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, एक ऐसा शो जिसमें हम लोग तो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि यंग जनरेशन के अंदर जो कहानियाँ चल रही हैं उन पे बात हो। एंड फिर उसके इश्यूज हो सकता है वो किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी एक ऑफिस के साथ उसका इशू हो, हम तो डायरेक्टली वन ऑन वन बात कराते हैं कि ये यंग जनरेशन है, इनका सर ये कंप्लेंट है, चलो बताओ। तो वन ऑन वन एंड देन द एनर्जी ऑफ यंग जनरेशन। मेरे शो पे तो वी मेक दिस श्योर कि हर बार, जितनी भी बार मैं बात करूं, ये उनके सोल, उनके दिल तक बात जाए और उनकी ही बात हो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्नैपचैट, आई विल टॉक अबाउट कि क्या भाई तेरा जब स्ट्रीक टूट गया कितना दुख हुआ, कि वो इसकी बात है भाई। मतलब हाँ, मतलब उन बाकी सारे लोग दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई, यार इसमें तो दुख नहीं है, स्ट्रीक टूटना क्या होता है, बट देन दीज गाइज विल अंडरस्टैंड कि ओ इसका मतलब है, तो दे रिलेट अगर आप उनकी बात करते हो। बट देन बहुत सारे सीरियस इश्यूज होते हैं सर, आपको पता है कि सोशल इश्यूज कितने सारे एंड कितने सारे इविल्स आसपास चीज़ें चल रही हैं एंड उन चीज़ों पर बात होती है। बट रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई, जिसकी बेहद खुशी मुझे हुई, दैट वाज अबाउट द ट्रांसजेंडर्स इन कश्मीर। उनको लेकर के बात थोड़ी कम हो रही थी एंड फिर एक आइडिया है कि हम लोग शो पे बात करना शुरू कर देते हैं। एक मेरे शो में हमने बहुत टाइम तक डेडिकेट किया, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर्स एंड देयर लाइफ इन कश्मीर। जब हमने ये शुरू किया उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री का आइडिया आया, यस, एंड ये डॉक्यूमेंट्री सर बनी द स्ट्रगल ऑफ थर्ड काइंड। एंड हमारी ही रेड एफएम ने इसको प्रोड्यूस किया एंड दे हेल्प मी अ लॉट कि भाई तेरा जो आइडिया है चलो बताओ कैसे करते हैं, एंड वी डिड इट।
और सर उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया ओवरऑल ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, इतनी बात हुई। एंड ये सिर्फ यहाँ नहीं कि फिल्म हमने सिर्फ कश्मीर में दिखानी थी यहीं की ऑडियंस को, ये स्टोरी कश्मीर से बाहर भी लेकर हम लोग गए और बाहर इतना बढ़िया रिस्पांस मिला इस चीज़ को। एंड देन सबसे बेहतरीन चीज़ जबकि आपकी चीज़ ना बहुत बड़ी जगह पे लोग देख रहे हैं और उसको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं कि अरे नहीं ये तो कमाल की चीज़ हुई है। दिस स्टोरी वाज सेलिब्रेटेड इन मुंबई एंड इन अहमदाबाद, अलग अलग जगहों पे। नेशनल अवार्ड जो इस चीज़ के लिए मिला, दैट वाज फॉर दिस फिल्म या एक्चुअली कि बहुत सारे बड़े बड़े जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स हैं या क्रिएटर्स हैं, उन तमाम लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड सेरेमनी होता है, इंडिया ऑडियो समिट अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड है। एंड उसमें इस चीज़ को भी अवार्ड मिला। सो कैसा ट्रांसजेंडर्स पे जो ये डॉक्यूमेंट्री बोल रहे हैं, इसके बिना भी आपकी हमने जो शोज़ सुने हैं जैसे ड्रग फ्री कश्मीर है या स्पोर्ट्स है, इन सारी चीज़ों पे भी आप काफ़ी बात करते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स को लेके बात करें, सो व्हाट इज़ योर विजन अबाउट द यंगस्टर्स जो कश्मीर के हैं, ओलंपिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और कैसा स्कोप आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे यंगस्टर्स आगे जाके कर सकते हैं? अमेजिंग है सर, इट्स लाइक इट्स बूम नाउ। एक नई एनर्जी, नई जनरेशन एंड नई वाइब के साथ स्पोर्ट्स तो आप देख रहे हैं कितने सारे प्लेयर्स आप हर दिन आए दिन पढ़ रहे हैं खबरें कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट परफॉर्म भी कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको वो ट्रैक मिल गया है कि अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो क्या क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। और वो तमाम लोग कैसे इंस्पायर कर रहे हैं वो उन लोगों को जो बहुत सारी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। और आप जानते हैं कि कितनी सारी कहानियाँ ऐसी रोज़ वो भी सामने पैरेलल स्टोरी चल रही है। एंड लेकिन वी रिस्पेक्ट ऑल दोज जो हट के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की जब आप बात करें, आप देखिए इंडोर गेम्स की एक्टिविटीज़ इतनी बड़ी हो गई हैं। क्रिकेट के कितने सारे आज प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, अरे वो तो टीवी पे आ रहे हैं, लाइव मैचेस में हम उनको देख पा रहे हैं। एंड आई थिंक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन हर पल हमें इंस्पायर करेगी। और कश्मीर की यंग जनरेशन जिस तरह से अभी पार्टिसिपेट कर रही है बड़ी लेवल पर, इट्स अ गुड चेंज। एंड आने वाले वक्त में और बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एंड इसी जगह से। और कई सारे यंगस्टर्स हैं जो आरजे रफ़ीक से पूछना चाहते हैं कि रेडियो एज अ करियर कैसा रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन लाइक यू। आज हमने देखा है कि कितने सारे बच्चे हैं जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, बट दे एस्पायर टू बिकम आरजे, दे एस्पायर टू बिकम वीजेज। सो आपसे पूछना चाहते हैं लेकिन आपसे सब मिल नहीं पाते। सो आज आप क्या कहेंगे उन सारे यंगस्टर्स को कि रेडियो एज अ करियर कैसा उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए टू बिकम एन आरजे, सक्सेसफुल आरजे इन देयर लाइफ? आई थिंक पहली चीज़ है कि दे शुड बी लव फॉर दिस होल जॉनर, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस लाइन में आना है तो देयर शुड बी दैट कंपैशन एंड जेन्युइन ऑथेंटिक फीलिंग कि हाँ मेरे को इसमें आना है। तो पूरी प्रिपरेशन, फिर प्रिपरेशन का तो आसान सा तरीका है। आप 12th के बाद अगर आप थोड़े से फ्री हैं तो किसी भी रेडियो चैनल में, जो भी कमर्शियल रेडियो चैनल है, वहाँ पर आप कम से कम लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट गो फॉर इंटर्नशिप। अगर आप इंटर्नशिप 2 भी महीना करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि जब रेडियो शो चल रहा है, इट्स रियल टाइम शो, माइक ऑन एंड बूम, हर कोई आपको सुन रहा है, आप खांस रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द स्टूडियो, इट्स ऑल लाइव। एंड उस पीछे उसके प्रोसेस जो चल रहा है, द प्रोड्यूसर इज रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड म्यूजिक वाला म्यूजिक मैनेज कर रहा है, एंड इंटर्न से 10 काम कराए जा रहे हैं, जो दौड़ धूप उसकी है, he will understand okay this is it। अगर वो उस टेस्ट में पास होता है ना 1-1.5 महीने के बाद, अगर उसे लगता है ओह यस आई एम सेलिब्रेटिंग दिस, उनको वो करना अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि कंटेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ मैं कि आज शहर में क्या कुछ हो रहा है। अब ये कोई दिस इज़ नॉट अ न्यूज़ चैनल, आप उठा के इसको वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकते। ये मसाला है। रेडियो पे जब भी आप कोई बात कर रहे हैं, खासकर हमारे जो इंफोटेनमेंट रेडियो है, यहाँ पर इट्स फुल ऑफ मसाला। आप एक सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी चीज़, कुछ अच्छा हुआ है, कोई दोस्त ने बाइक खरीदी है और उसका दोस्त मुझे चैनल पे कॉल कर रहा है कि सर मुझे इसको, मेरा दोस्त जो बाइक खरीदा है मुझे उसको मुबारकबाद देना है, करेंगे आप? हमारे क्यों नहीं करेंगे भाई, आपका दोस्त मेरा दोस्त, लेट्स गो। एंड देयर इज अ फीलिंग, यू अंडरस्टैंड हाउ वी क्रिएट इट। अब मुझे उसको बहुत बेसिक से नहीं कर सकता मैं कि नासिर भाई का कॉल आया है जावेद के लिए, उन्होंने बाइक खरीदी है, लेट्स सेलिब्रेट, हे मुबारक। नो, वी हैव टू बिल्ड इट भाई, कि दिस गाय इज कॉलिंग एंड उसके दोस्त ने बाइक खरीदी है, हाउ इम्पोर्टेंट ये है उन तमाम लोगों के लिए, वो जो लोग उनके लिए इन्वॉल्व हैं।
तो रेडियो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप ना चीज़ों को बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं, बिकॉज यू इट्स वन वे मीडियम। आप एक ही बार में जो चीज़ बोल रहे हैं वो पहुंच गया आपके पास और उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप में वो कंपैशन है और आप पैशनेट हैं इस चीज़ के लिए, रास्ते बहुत निकल आएंगे। तो रफ़ीक भाई, एक बार हमारी ऑडियंस भी देखना चाहती है कि जैसे आप शो अपना शुरू करते हैं वेलापंती, उसका एक ओपनिंग सा हो जाए, हमारे व्यूअर्स भी देखेंगे कैसे आरजे रफ़ीक स्टूडियो में अपने शो को ओपन करते हैं। ऑलराइट, क्या है कि आप मुझे देखते नहीं है जब मैं शो पे ऐसे ओपन करता हूँ, बट या आई कैन डू इट राइट नाउ राइट हियर। सो इट गोज लाइक, ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं मुझे, आई एम आरजे रफीक एंड दिस इज velapanthi.com। आज लेट्स इंस्पायर जेन जी, चाय और ये माहौल और ये आज खूबसूरत सा अंदाज, लेट्स गो टुगेदर वेलापंथी की दुनिया में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, और हमारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, रफ़ीक साहब का बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले एपिसोड में हम ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आप तक लेके आएंगे। आरजे रफ़ीक की इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के वाकई में काफ़ी अच्छा लगा। बहुत चीज़ें हैं जो और भी हमें सुनने को देखने को मिलेंगी, लेकिन वक्त की नज़ाकत समझते हुए आज हमें लेना पड़ेगा आपसे अलविदा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू आप सब लोगों का, और देखते रहिए इंस्पायर जेन जी।